Good morning, students. This is part 4 of chemical bonding, and in this part we will study the next theory, which is the VSEPR. But before moving to the VSEPR theory, I'm gonna tell you some basic points of this chapter. First of all, it is the other drawbacks of octet theory. Fine. In the last video, we also discussed the limitations of octet theory. These are some other limitations or the other drawbacks. So other drawbacks are that some noble gases also combine with oxygen and fluorine to form a number of compounds like XeF2 and XeOF2. कि हमने पढ़ा था कि नोबल गैसेस तो कंपाउंड्स बनाती नहीं हैं, बट कुछ नोबल गैसेस के कंपाउंड्स हमें मिले आगे जाके, तो वो कंपाउंड्स कैसे बने, तो उस चीज़ को ल्यूइस ने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट है अब नोबल गैसेस का, देन वाई दे आर फॉर्मिंग द कंपाउंड्स. नेक्स्ट, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप मॉलिक्यूल का शेप नहीं बता सकते. इट डजंट गिव एनी अबाउट द आइडिया अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी. और ये थ्योरी आपको किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी या रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई आइडिया नहीं देती. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द बॉन्ड लेंथ. In case of bond length, what do you mean by the bond length? Basically, it is the equilibrium distance between the center of the nuclei of the two bonded atoms. तो bonded atoms है, तो bonded atoms के बीच का equilibrium distance जो कहलाएगा, that will be the bond length. Fine. And it is expressed in terms of A to B के nuclei का distance will be known as the bond length, and it is expressed in terms of A. Experimentally, it can be defined बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड. तो हम एक्सपेरिमेंटली इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से डिफाइन करते हैं. ओके, दिस इज द बॉन्ड लेंथ. You can see here it is written the bond length in a covalent molecule AB. Your radius or R is basically the bond length, which is equals to radius of A plus radius of B. Fine, respectively. Now next is the bond angle. What do you mean by bond angle now? It is defined as the angle between the lines representing the orbitals containing the bonding electrons. ये उन लाइंस के बीच का एंगल है, वो लाइंस जो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही हैं और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिनके अंदर प्रेजेंट हैं. फाइन. सो इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइनिंग द शेप. अब बॉन्ड एंगल से हमें शेप का आइडिया लगता है एंड इसे हम डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं. बॉन्ड एंगल कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, और बॉन्ड एंगल को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी डिटरमाइन कर सकते हैं. तो बॉन्ड एंगल क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड आप बनाएंगे उन बॉन्ड के बीच का एंगल. और वो बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन्स. नाउ नेक्स्ट इज द बॉन्ड एंथैल्पी. Now, what do you mean by bond enthalpy or the bond energy? It is the amount of energy required to break one mole of bonds with particular type to separate them into gaseous atoms. कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि वो अपने गैशियस एटम्स में सेपरेट आउट हो जाएं. दैट नीडेड एनर्जी इज नोन एज द बॉन्ड एंथैल्पी. Now, bond enthalpy is also known as the bond dissociation enthalpy or simple bond enthalpy. Now, unit of bond enthalpy is in the kilojoule per mole. The greater the bond enthalpy, the stronger will be the bond. जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उतनी ज़्यादा वो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा. फॉर एग्जाम्पल, द HH बॉन्ड एंथैल्पी इन हाइड्रोजन इज 435.8 किलोजूल पर मोल. नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज ऑल्सो रिलेटेड टू बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी. अब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी से भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी को रिलेट कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा बॉन्ड मल्टीपल होगा या जितना ज़्यादा वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी. तो ग्रेटर दी बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मोर विल बी दी बॉन्ड एंथैल्पी. फॉर एग्जाम्पल, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 347, डबल बॉन्ड इज 610 किलो केल्विन पर मोल. तो यू कैन सी हियर कि डबल बॉन्ड की bond dissociation enthalpy is greater as compared to the single carbon-carbon bond. Now, in polyatomic molecules, the term mean or average bond enthalpy is used. अब polyatomic molecules के केस में आपका या तो mean bond enthalpy या average bond enthalpy term यूज़ होगा. अब यहाँ पे आपको इस टेबल में कुछ bonds की enthalpies given है, आप देख सकते हैं. तो अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को देखूँ कार्बन कार्बन, तो इसकी वैल्यू है 836, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो 946 किलोजूल पर मोल, जो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है. तो जितना ज़्यादा मोल मल्टीपल होता जाएगा या उसकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. नाउ नेक्स्ट इज द बॉन्ड ऑर्डर. A bond order according to Lewis, in a covalent bond, the bond order is given by the number of bonds between two atoms in a molecule.
अब दो एटम्स के बीच में, किसी भी मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। जैसे कि H2 के बीच में HH दो एटम्स हैं और उन दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है? 1, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। ऑक्सीजन के केस में अब दो एटम्स है ऑक्सीजन के, कितने टोटल बॉन्ड प्रेजेंट है? 2, तो हेयर बॉन्ड ऑर्डर इज 2। इन केस ऑफ नाइट्रोजन के केस में आपके 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो हेयर बॉन्ड ऑर्डर इज 3। एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। सो जो मॉलिक्यूल्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं या आयंस आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम F2 और O2 नेगेटिव के बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो F2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इट विल बी दी 9 9 18। एंड O2 नेगेटिव में देखें तो ऑक्सीजन में आपके पास टोटल एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो दो ऑक्सीजन है तो 16 हो गए। 2 नेगेटिव में 2 और ऐड कर दो तो ये भी कितने होंगे? 18। तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, यानी कि दोनों ही सिंगल बॉन्डेड होंगी। फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड रहता है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1। एंड इन केस ऑफ N2CO एंड NO पॉजिटिव, इन तीनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। कितना रहेगा? ये रहेगा 14 अगर आप काउंट करें तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे सेम है तीनों का, विच इज़ 3। एंड विद द इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज़ कर रही है, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज़ करेगी। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसकी लेंथ उतनी ही छोटी होगी। जैसे बड़ी डंडी को तोड़े और एक छोटी डंडी को तोड़े तो बड़ी डंडी इजीली टूट जाती है, लेंथ बड़ी है, बट छोटी थोड़ी मुश्किल से टूटेगी क्योंकि उसकी लेंथ छोटी है। इसी हिसाब से अगर हम लेंथ वाइज बात करें तो जो आपका जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन होगी, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि उसकी डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू दी सेकेंड डबल बॉन्ड और दी सिंगल बॉन्ड। सो फॉर N2 bond order is 3, bond enthalpy is 946, for oxygen bond order is 2, bond enthalpy is 498 किलोजूल पर मोल। तो ये चीज़ याद रखना कि जितना ही ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है, और उतनी ही कम उसकी लेंथ होगी। तो बॉन्ड लेंथ कम होगी अगर मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी तो, और मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। Now next is the resonance structures. Now it is saying there are many molecules whose behavior cannot be explained by a Lewis structure. ठीक है, बहुत सारे molecules हैं, अब उनका जो behavior है वो सिंगल लुइस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, लुइस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो ओजोन के स्ट्रक्चर को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। एक तरीका तो ये है कि 1 2 3 कि आप 2 3 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाएं और फर्स्ट 2 में सिंगल बॉन्ड, और सेकंड तरीका ये है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड दिखाएं और 2 3 में सिंगल बॉन्ड। एंड इन दोनों के बीच का जो भी देखेंगे कि पहले 1 2 में डबल बॉन्ड था, अब 2 3 में हो गया, और पहले 2 3 में डबल बॉन्ड था, अब 1 2 में डबल बॉन्ड हो गया, और पहले 1 2 में सिंगल बॉन्ड था, अब 2 3 में सिंगल बॉन्ड हो गया। तो डबल और सिंगल बॉन्ड जो है इक्वली शेयर्ड हो रहे हैं। तो इस वजह से क्योंकि डबल बॉन्ड आपका 1 2 के बीच में भी आया, 2 3 के बीच में भी आया, तो हमने इसको पार्शियली शो कर दिया कि डबल बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा? ऐसा इसलिए हुआ, अगर हम ओजोन की जो बॉन्ड बन रहे हैं तीनों ऑक्सीजन के बीच में, इसका अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू जो आती है वो ना तो सिंगल बॉन्ड से मैच करती है ना ही डबल बॉन्ड से मैच करती है। क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड होता तो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 148 पिकोमीटर के अराउंड, और अगर डबल बॉन्ड होता तो उसकी लेंथ होनी चाहिए थी 121 पिकोमीटर के अराउंड। बट एक्सपेरिमेंटली जो इसकी बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है 128 पिकोमीटर। अब ना तो वो सिंगल बॉन्ड की है ना ही डबल बॉन्ड की है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ओजोन का स्ट्रक्चर जो है इन दोनों स्ट्रक्चर के इन बिटवीन लाई करता है, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। सो स्ट्रक्चर 1 और 2 को हम बोलेंगे these are the canonical forms, and this third structure is the resonance hybrid. This structure lies between these two structure and this is the stablest form of the two. ठीक है, तो ये आपका resonance है। Now, according to the concept of resonance, whenever single Lewis structure cannot explain all the property of the molecule is then supposed to have many structure with similar energy. तो रेजोनेंस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई सिंगल लुइस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो सपोज़ किया जाता है कि मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे विद द सिमिलर एनर्जी,
बट इन दैट केस, इन द केस ऑफ रेजोनेंस, मेक श्योर वन थिंग कि जो पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई है एंड बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर टेकन एज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हाइब्रिड. Fine. Positions of the nuclei, bonding and non-bonding pair of electrons, they are taken as the canonical structure of the hybrid, which describe the molecules accurately. तो हम रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या कंसिडर करके चलते हैं, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर में हाइब्रिड के क्या कंसिडर करके चलते हैं? पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई और बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम तीनों चीज़ें ही की कंसिडर करके चलेंगे. फाइन. फॉर O3 की बात कर रहा है, 2 स्ट्रक्चर्स शोन अबव आर द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. आप 2 स्ट्रक्चर्स जो ऊपर शो किए गए हैं वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं आपके. एंड थर्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर O3 मोर करेक्टली. और जो तीसरा स्ट्रक्चर था जो मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बताया, वो उसका जो स्ट्रक्चर है उसको एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड दैट जो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड. एंड सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सम मोर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर शोन हेयर. आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं. जैसे सपोज़ अगर ये डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन से उठ के इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में चला जाए, तो उस केस में आपके ऑक्सीजन के पास से एक बॉन्ड की कमी हो गई, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी. जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन उठ के कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएगा, तो आप एक चीज़ देखें कि ये जो ऑक्सीजन है बेटा, इस ऑक्सीजन के पास अब सिंगल बॉन्ड रह गया. तो मैंने बताया कि अब ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड रह जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि वैलेंसी इसकी 2 होती है. एक बॉन्ड रह गया तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा रहेगा? नेगेटिव. फाइन. एंड आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो मैं पीछे बना के दिखा देती हूँ. कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है. अब देखें इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं. कैनोनिकल स्ट्रक्चर में डबल एरो जाएगा बेटा. तो एक ये तरीका हो सकता है. पहले मैं इसके आपको लोन पेयर्स दिखा दूँ. ठीक है, एक तरीका ये है कि लोन पेयर उठ के कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आया, तो जैसे ही लोन पेयर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है. तो ये बॉन्ड उठ के सीधा कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर. तो इन दिस केस आपका हो गया अब ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन. अब क्योंकि इसके लोन पेयर यूटिलाइज हो गए तो इस पर कमी आ गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. अब आप देखें कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ऑक्सीजन पे चले गए, तो एक और लोन पेयर आएगा विद द नेगेटिव चार्ज. दिस इज़ द फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है? अब जिस तरीके से यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म बना, इस तरीके से ये भी हो सकता है कि अब इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर्स यहाँ चले जाएँ और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाए. तो आपका अब यही स्ट्रक्चर ऑपोजिट भी बन सकता है. इन दैट केस सी, ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड प्लस विद 1 लोन पेयर, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव. ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है एक कैनोनिकल फॉर्म आपका. ठीक है ना. तो इस तरीके से आप रेजोनेंस शो करेंगे. रेजोनेंस में जब भी आप रेजोनेंस बनाएंगे, उस रेजोनेंस के लिए लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है. अगर वहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस तरीके से अगर कुछ चीज़ें प्रेजेंट हैं, कंडीशंस प्रेजेंट है, तो वहाँ रेजोनेंस होने के चांसेस हो सकते हैं. अगर वो कॉन्जुगेशन में हो, कॉन्जुगेशन मीन्स साथ साथ या एक पोजीशन छोड़ के हो. फाइन. आप देखिए ज़रा, रेजोनेंस में 2 स्ट्रक्चर मैंने वहाँ बनाए और यहाँ पे वैसे ही 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं. सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड में भी रेजोनेंस हो सकता है. एक रेजोनेंस क्या है कि अगर ये कार्बन ये थोड़ा सा इन्होंने गलत बनाया हुआ है. हाँ, गलत नहीं है. अब देखिए, अगर ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो बॉन्ड जहाँ पे भी देखो, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी पे ही जाएंगे. कार्बन ऑक्सीजन में से अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होगा बॉन्ड का, वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो सपोज़ अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले, जैसे पाई बॉन्ड, तो कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन से अब ये बॉन्ड हट गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज. और सेकंड स्टेप में क्या होगा? अब ये तो एक तरीका हो गया. अब अगर हम ये दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अब ऑक्सीजन से जो लोन पेयर है यहाँ पे आ जाएं, तो आपका अब यहाँ पे कार्बन पे क्योंकि 3 बॉन्ड बन गए हैं, पहले 2 थे, तो 3 बॉन्ड होने की वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर कम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा.
ये तो रेजोनेंस हमने बना दिया, बट जब स्टेबिलिटी की बात आएगी तो आप इस स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जब भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज जब भी इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो हमेशा अनस्टेबल रहेगा। सो दिस कैनोनिकल फॉर्म इज़ अनस्टेबल। सो आप ऐसा कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ नहीं करेंगे इस केस में, आपका जो ड्रॉ रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, देखो अगर स्टेबिलिटी की बात पूछी गई है तो आप एक ही ड्रॉ करोगे। अगर कुछ भी नहीं पूछा गया, सिंपल बोला गया कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उस केस में आप दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें विद द स्टेबिलिटी, जो स्टेबल हो, तो उस केस में आप स्टेबल वाले ही ड्रॉ करेंगे, अनस्टेबल ड्रॉ नहीं करेंगे। अनस्टेबल का मतलब ऐसा कोई ड्रॉ नहीं करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रो नेगेटिव वाले एटम पे कहीं पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो। ठीक है, अब ज़रा हम थर्ड पे देखें N2O। N2O में भी हमने इस तरीके से किया, NNO, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया अकॉर्डिंग टू द लुईस डॉट। अब यहाँ भी आपका रेजोनेंस रहेगी। क्या रेजोनेंस होगी यहाँ पे कि सपोज़ अगर ये ट्रिपल बॉन्ड उठ के नाइट्रोजन पे आ जाए तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे अब 2 बॉन्ड बन गए। इस वाले नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड बनते ही नेगेटिव चार्ज आ गया। बीच वाले नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड थे, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन एज इट इज़। अब नेक्स्ट में क्या होगा, अब नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, 2 नेगेटिव चार्ज शो किया इन्होंने। 2 नेगेटिव किस तरीके से देखें। अब अगर ये लोन पेयर ऑक्सीजन का, देखो यहाँ गलत दिखा रखा है, मैं बताती हूँ। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर उठ के अगर NO के बीच में आ जाएं तो अगेन फिर से सिंगल बॉन्ड उठ के नाइट्रोजन का यहाँ चला जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे इट मीन्स यहाँ बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N, देन N2 नेगेटिव। दिस इज़ दी अनदर कैनोनिकल फॉर्म। सो ये आपका रॉन्ग बनाया हुआ है, यहाँ इस तरीके से बनेगा N2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव, एंड दिस इज़ अगेन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं है बिकॉज ऑक्सीजन पे अगेन पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज़ लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म। नाउ थर्ड वन इज़ दी HONO। तो जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की बोला जाए तो कोशिश करो कि स्टेबल वाली ही बनाया। अब नाइट्रस एसिड इज़ HNO और HNO2। तो अगेन ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है HNO2 का अकॉर्डिंग टू द लुईस डॉट, और यहाँ पे रेजोनेंस शो कर दी। रेजोनेंस इस तरीके से देखें, इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन के यहाँ से एक लोन पेयर बॉन्ड बना दिया। जैसे ही बॉन्ड बनेगा, नहीं ये उल्टा नहीं चलेगा एरो, यहाँ पे इस तरीके से होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब देखें बेटा क्या होगा, जैसे ही ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट होंगे, वैसे ही ये आपका जो डबल बॉन्ड है ये उठ के ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो जैसे ही ये आपका ऑक्सीजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जैसे ही ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज़ द कैनोनिकल फॉर्म और दी कैनोनिकल फॉर्म द नाइट्रस एसिड। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है। ऐसे ही हाइड्रोजोइक एसिड के गिवन हैं और नाइट्रिक एसिड के। तो इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देखेंगे, उतना ईजिली ये आपसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, so this is it in this video. In next video I will discuss the Vesper theory.